पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करने के बाद से ममता बनर्जी बुरी तरह से बिफरी हुई हैं। उनकी खीज, उनका आक्रोश चुनाव में मिली हार के बाद की गई तृणमूल कांग्रेस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ नजर आई। उन्होंने इस हार को आसानी से स्वीकार करने की बजाय एक बार फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा, जिसके आरोप वो बंगाल में एसआईआर शुरू होने से पहले ही लगाना शुरू कर चुकी थी। To loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. उन्होंने ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ के नए तरह के आरोप लगाए। After voting EVM machine, 80 to 95% is a charge. How it is possible? तो केंद्रीय बलों को भी घेरा। Before 2 days of election, they started arresting all people like anything. तो वहीं वोट चोरी का आरोप भी लगा दिया। SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. इसके साथ ही इंडी गठबंधन को भी याद किया। Indian Alliance, they said we are totally absolutely with you. लेकिन अब पछताने से भला क्या फायदा? बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद से ममता बनर्जी शॉक में नजर आ रही हैं। उन्हें अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि वो हार चुकी हैं। उन्हें इस हार के पीछे चुनाव आयोग की बेईमानी और बीजेपी की साजिश की बू आ रही है। यहाँ तक कि उनका इस सियासी परंपरा को ही दरकिनार करना कि जब आमतौर पर चुनाव हारने के बाद अगले दिन इस्तीफा दिया जाता है, या यूं कहिए कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो बहुत शांत तरीके से कायदे और नियम के तहत होता है, वो इनकार कर रही है। ममता बनर्जी की झुंझुलाहट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर नजर आई। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। जिसके बाद उन्होंने फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. हालांकि ममता के पास इस्तीफे के लिए अभी वक्त है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यालय 7 मई तक है। ऐसे में 7 मई के बाद ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री मानी नहीं जाएगी। 8 मई को राज्यपाल सदन भंग ही कर देंगे। सदन भंग होते ही सभी विधायकों की सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है। अब ममता बनर्जी इस्तीफा दे या ना दे, 7 मई को उनका कार्यकाल खत्म होना ही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खड़ा हो गया है। राज्य में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी के लिए नेतृत्व का चयन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी फैसले पर सरकार की दिशा और भविष्य की राजनीति तय होगी। और यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने अमित शाह को सौंप दी है। अब अमित शाह राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों और नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे ताकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम फैसला लिया जा सके। चर्चा है कि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सीएम पद के लिए कई नाम चर्चा में है, जिसमें अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी दावेदारी पेश नहीं की है। मेरा काम खत्म हो गया। अगला सीएम आप है। I am not interested. Party will decide. शुवेंदु को पता है कि बीजेपी में जिसके नाम की चर्चा ज्यादा होती है उसकी संभावना उतनी ही कम हो जाती है। यही कारण है कि कोई खुलकर दावेदारी बोल नहीं रहा। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह शुवेंदु की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। शुवेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुवेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। पश्चिम बंगाल में वो शख्स जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे तौर पर लोहा लिया, चाहे वो नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर। शुवेंदु अधिकारी ने साल 2022 में पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और फिर भवानीपुर से भी इतिहास रचते हुए जीत हासिल की। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर दीदी के गढ़ में उन्हें चैलेंज दिया। सेकेंड फैक्टर है, ये पूरा हिंदू के ऊपर जितना अत्याचार किया मालदा, मुर्शिदाबाद, मोथाबाड़ी से लेकर, हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। बंगाल में शुवेंदु ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला।
ममता की हर रणनीति के खिलाफ शुवेंदु ने चक्रव्यूह रचा। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करना पड़ा और बाकी सीटों पर ममता वैसा चुनाव प्रचार नहीं कर पाई जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। दरअसल ममता बनर्जी को डर था कि भवानीपुर में भी नंदीग्राम वाला हाल ना हो, जिस वजह से ममता भवानीपुर में सीमित रहे। उधर शुवेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को एकजुट किया, जिसका फायदा भी उन्हें भवानीपुर में हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही अब ये तय हो गया है कि बाबरी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने इसे लेकर पहले ही साफ कह दिया था, तो अब तो नतीजे आने के बाद बंगाल के मुसलमान भी हुमायूं के बाबरी सपने के साथ नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी वाली दुकान सजा रखी थी। बाबरी मस्जिद बनने के नाम पर मुसलमानों का वोट जुटाने के लिए बाबरी वाले पर्चे बांटे, लेकिन उनके इस दुकान पर खुलने से पहले ही ताला लगने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि बंगाल में बीजेपी की सत्ता आएगी तो बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। इतना जोर लगाना है लगाओ, बंगाल भारत की भूमि है, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। शाह ने चुनाव परिणाम से पहले चेतावनी दी थी, तो रिजल्ट वाले दिन भाईजान ने हुमायूं कबीर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कबीर का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है, बाबरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बाबरी एक ही होगा, एक मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट नहीं होता है। हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पार्टी न तो कमाल दिखा पाई और न ही बड़ी जीत हासिल कर पाई। पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज भी की। अब जब हुमायूं कबीर को दोनों में से एक सीट को छोड़ना है तो वो अब परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स दिखाने लगे। मुसलमानों के नाम पर राजनीति चमकाई, बाबरी मस्जिद के नाम पर खेला कर वोट बटोरे और अब जब जीत गए तो परिवारवाद वाली सियासत पर उतर आए हैं। यही ममता बनर्जी के इस पुराने सिपाही हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स है। दरअसल बंगाल में नई पार्टी बनाकर हुमायूं कबीर ने 2 सीट नोएडा और रेजीनगर से चुनाव लड़ा, दोनों जगह जीत भी गए। ऐसे में उन्होंने रेजीनगर सीट को छोड़ने का फैसला किया। खास बात यह है कि इस सीट पर वो अपने बेटे को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। 7 तारीख में बैठ के आलोचना करके मेरा ख्याल है ये रेजीनगर जो टीएमसी को 92,000 में हराया और बीजेपी को 68,000 वोट में हराया, तो ये सीट मेरा खुद खास ताल्लुक है, तो मेरा बेटा को ये सीट में छोड़ना पड़ा। 7 तारीख को हुमायूं अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाकर अपने बेटे को उम्मीदवार बनाने का फैसला थोप देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही अपने बेटे को विधायक बनाने के सपने देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही मुर्शिदाबाद की बात अब होने लगी है, क्योंकि बंगाल का मुर्शिदाबाद वो जिला जहां दीदी के राज में कई बार दंगे और हिंसा भड़की, लेकिन अब यहां की जनता का भयमुक्त मुर्शिदाबाद का सपना शायद हकीकत में बदल पाए, क्योंकि पीएम मोदी ने बंगाल विजय के बाद कह दिया है कि अब भय नहीं भविष्य बनेगा। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद दंगों का वो एपिसेंटर था जहां पिछले साल अप्रैल में ही वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की थी। लेकिन ठीक 1 साल के बाद अप्रैल में भी बदलाव हुआ और सरकार बदलने के साथ ही अब वो माहौल भी बदल गया है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते ममता दीदी, अब तो देखिए हिंदुत्व का सरकार है, सब ठीक हो जाएगा, माँ बहन ठीक से घर से बाहर निकलेगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर रहेगा। डर से रहते थे पहले, ये हमको क्या होगा, हमारा माँ बहन का क्या होगा, इज्जत रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी हम इस सरकार को ले आया है तो हम अभी सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर ये जिहादी नहीं रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने ऐसा क्रिएट किया था कि पश्चिम बंगाल अलग देश है। यानी अब मुर्शिदाबाद में हिंसा नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य और भय मुक्त जीवन होगा। असम में जीत की हैट्रिक बनाने के साथ ही बीजेपी ने बंगाल में एक बड़ा खेला कर दिया। राजनीतिक पंडितों को हैरान भी कर दिया इस खेला ने। दीदी के 15 सालों का शासन ध्वस्त कर बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है और इन नतीजों से विपक्ष के तो होश उड़ ही हैं, घुसपैठियों भी जो बीच है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि असम से लेकर बंगाल तक घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार था। हिमंता तो घुसपैठियों पर पहले से ही फायर थे।
तो बंगाल में SIR की घोषणा ने यहाँ भी घुसपैठ के मुद्दे को भड़का दिया और चुनाव आते आते पश्चिम बंगाल और असम में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? बांग्लादेशियों का ये दर्द एग्जिट पोल के बाद ही दिखना शुरू हो गया था। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে মাননীয় স্পিকার। और अब जबकि नतीजे आ गए हैं, हड़कंप मचना तय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर दीदी का भेद किला ढा दिया है और इस जीत में एक सीट ऐसी भी थी जहां बीजेपी ने ऐसी महिला पर भरोसा जताया जो घरेलू कामगार थी और बीजेपी के फैसले को उस महिला ने चुनाव जीतकर सही साबित भी किया। बीजेपी के ये निर्वाचित महिला कलिता मांझी है जिन्होंने बंगाल के ओसग्राम सीट से टीएमसी के प्रत्याशी को हराया, लेकिन विधानसभा तक का सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि घरों में काम करने वाली कलिता की आमदनी 2500 रुपए महीना है। घरों में साफ सफाई और बर्तन साफ कर घर चलाती है, लेकिन कलिता मांझी ने कई दिग्गजों और सांसदों की कमी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ विधायकी जीती बल्कि बीजेपी के फैसले को सही साबित किया और इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। তাদের জন্য তো ভাবছে মোদিজি এবং 22টা রাজ্যে যে আছেন ব্যবস্থাপনা সেই প্রকল্প আমার এই হাউস গ্রামে। कलिता पिछले 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय है। बूथ स्तर की कार्यकर्ता के साथ शुरू किए सफर में पंचायत चुनाव लड़ा। 2021 में बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन वो जीत नहीं पाई, लेकिन 2026 में बीजेपी ने फिर भरोसा जताया और इस बार उन्होंने टीएमसी की दीवार गिरा दी। घर में बर्तन साफ करने वाली कलिता ने जब घर घर जाकर प्रचार किया तो उन्हीं घरों के वोटरों ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचा दिया। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये आपको 5 राज्यों में हुए चुनावी नतीजों में साफ दिख गया होगा। सबसे दिलचस्प नजारा तमिलनाडु में दिखा जहां एक वोट से डीएमके के मंत्री ने अपनी सीट गंवा दी, जो काफी अनोखा और बेहद ही अद्भुत चुनावी नतीजों में से एक रहा। सोचिए जरा, 30 राउंड तक डीएमके के मंत्री बढ़त बनाए रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही अंतिम राउंड की गिनती शुरू हुई मामला बदलता चला गया। तिरुपतुर सीट से स्टालिन सरकार के मंत्री से टीवी के प्रत्याशी श्रीनिवास सेतुपति ने जीत छीन ली। दरअसल पूरे राउंड में डीएमके के मंत्री लीड पर थे, लेकिन अचानक 26वें राउंड की काउंटिंग में टीवी के प्रत्याशी के वोट बढ़ गए। वहीं 29वें राउंड में दोनों बराबरी पर आ गए और 30वें राउंड में आकर आखिरकार टीवी के प्रत्याशी एक वोट से जीत गए। तिरुपतुर विधानसभा सीट पर डीएमके के मंत्री कुल 83,374 वोट मिले, जबकि टीवीके के प्रत्याशी को 83,375 वोट मिले, यानी केवल एक वोट से खेला हो गया। तिरुपतुर सीट से ये उलटफेर अब देश के इतिहास की सबसे रोचक घटना में दर्ज हो गया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या होता है, उन्हें ये खबर देखने की जरूरत है क्योंकि लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती है। साउथ में विजय अब तीसरे सुपरस्टार बन गए हैं जिन्हें अपने पहले चुनाव में जनता का दिल जीत लिया है और इससे पहले एमजी रामचंद्रन ने 1977 में पहली बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उनकी पार्टी एआईएडीएमके ने 234 में से 130 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ये चुनाव आपातकाल के तुरंत बाद हुआ था। उसके बाद तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एनटी रामाराव, जिन्हें लोग एनटीआर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साल 1983 में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और नतीजा टीडीपी ने 294 में से 199 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के गढ़ को तोड़ते हुए महज 9 महीने के भीतर अपनी पार्टी को सत्ता में ला खड़ा किया था। अगली खबर का रुख करेंगे। चुनावी नतीजों ने आरजेडी के सपनों को पंख लगा दिए हैं। पटना से करीब 2500 किलोमीटर दूर केरलम में आरजेडी के लालटेन जल गया है। पार्टी के उम्मीदवार पीके प्रवीण ने कुथुपरंबा सीट से जीत हासिल की है। आरजेडी की ये जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पार्टी की पहचान अब तक मुख्य तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ी रही है। आरजेडी के पीके प्रवीण ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के उम्मीदवार को 1286 वोटों से हराया। प्रवीण को कुल 70,448 वोट मिले। केरला में आरजेडी लेफ्ट के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें कुतुरंबा सीट पर जीत मिली, जबकि बाकी 2 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पीके प्रवीण कारोबारी है और उन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल की पढ़ाई की है। इनके समर्थन में 3 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने प्रचार भी किया था। And I want to know the real issues of the Keralam people. So when we'll come into the power, we can, RJD also can suggest
the government. केरलम जैसे राज्य में आरजेडी की ये जीत प्रतीकात्मक रूप से अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी को बिहार के बाहर भी अपनी मौजूदगी दिखाने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है। करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया गया है। सहारनपुर में 24 घंटे के अंदर 2 रिश्वतखोर अफसर नपे हैं। क्योंकि सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अगर कोई करप्शन करेगा तो कानून के तहत उस पर एक्शन भी होगा। और उसी के तहत लखीमपुर खीरी में वन प्रभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन विभाग की टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। सहारनपुर में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विकास प्राधिकरण के अभियंता को अरेस्ट किया गया। आरोपी ने नक्शा पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। सहारनपुर में 24 घंटे में भ्रष्टाचारियों पर दूसरा एक्शन हो गया है, जहां टैक्स विभाग में तैनात सहायक आयुक्त 1 लाख की रिश्वत ले रहा था। आरोपी ने व्यापारी से चेकिंग के दौरान बिल में कमी निकालकर रिश्वत मांगी थी और 3 लाख का जुर्माना लगा दिया था, लेकिन मामला रफा दफा करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी। शिकायत पर टीम ने आरोपी को अरेस्ट कर सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश के शहर शहर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक कई एनकाउंटर्स हुए हैं। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से करा उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन नॉन स्टॉप होता है। शहर शहर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलता है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। योगी की आखिरी चेतावनी को ना समझने वालों का यही हाल होता है। मुजफ्फरनगर में बुर्का गैंग का लीडर शाहरुख पठान पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया। कुछ ऐसा ही हाल श्रावस्ती में पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश का किया। पुलिस पर हमला करने पर हाफ एनकाउंटर हो गया। वहीं वाराणसी में पुलिस ने मनीष सिंह हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों का बुलेट से हिसाब किया। सहारनपुर और गोंडा में भी मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को लंगड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में धर्म परिवर्तन कराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पुलिस कांस्टेबल को ही कट्टरपंथी गैंग ने अपना शिकार बना लिया और इसके लिए धर्मांतरण गैंग ने हनी ट्रैप भी बिछाया था। लेकिन अब इस शख्स ने पुलिस को शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस से खुद को बचाने की गुहार लगाने वाले इस शख्स का नाम है श्रीकांत गौतम, जिसे जबरन मोहम्मद हारिस घोषित कर दिया गया। एसओजी का ये जवान अब इसी दुविधा में है कि वो हारिस है या फिर श्रीकांत। ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिल्ली के एक मस्जिद में जारी किया गया और जहां पर इस कांस्टेबल ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये कांस्टेबल एक मामले में जेल गया था। अब इसी दौरान धर्मांतरण गैंग ने एक महिला के जरिए इसे फांसा और जमानत दिलवा दी। मुसलमान बनने के लिए लगातार मेरे को फोर्स किया गया, यहाँ तक कि मस्जिदों में ले जाकर मेरे को जगह जगह जमात के लिए भेजा गया और मेरे सर्टिफिकेट बन पाए और ये पेपर में निकलवाए इन लोगों ने। लेकिन अब ये कांस्टेबल इस जाल से निकलना चाहता है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। पुलिस ने ऑपरेशन वज्र चलाकर माफिया गैंग के 61 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड की। वहीं पुलिस ने फरार चल रही मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी की भी तलाश अब तेज कर दी है। योगी फोर्स के चलाए ऑपरेशन वज्र के 2 बड़े एक्शन प्लान हैं। पहला, माफिया मुख्तार की गैंग IS 191 की पूरी तरह से कमर तोड़ना। दूसरा, माफिया मुख्तार की फरार पत्नी आफशा अंसारी की तलाश करना, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसी प्लान के तहत गाजीपुर पुलिस की 12 टीमें दिन रात लगी हुई है। इन टीमों ने मुख्तार अंसारी गैंग के 61 ठिकानों पर एक साथ रेड की। ऑपरेशन वज्र चलाया गया, जिसमें 61 लोग जो चिन्हित लोग थे IS 191 गैंग के, उन सदस्यों के यहाँ पर हमारी 12 टीम एक साथ 5 थाना क्षेत्रों में रेड हुई है और उनके वहां से लगभग 24 लोगों को, 2 दर्जन लोगों को अभी तक हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार आफशा अंसारी की तलाश में पुलिस ने मुख्तार के पैतृक घर फाटक पर भी रेड की। पूरे घर की तलाशी ली गई, साथ ही रिश्तेदारों से भी काफी देर तक पूछताछ की गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आफशा अंसारी को छिपाने में कौन मदद कर रहा है और उसके छिपने के ठिकाने कौन कौन से हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए सरकार ने अगले आदेश तक घरों में ऐसे मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोक दिया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा विभाग की बैठक के बाद ये निर्णय लिया, क्योंकि ये मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक जी का जंजाल बन गया था। इन स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश था और कई जगहों पर तो धरना प्रदर्शन तक हुए। इस गुस्से की बड़ी वजह टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होने वाला पावर कट है। ये देखने को मिल रहा था कि प्रीपेड मीटर में जो बिल है वो जो है जमा ना करने पर तुरंत ही बिजली कट जाती थी, और जब बिजली जोड़ने के लिए जब बिल जमा किया जाता था उसके बाद भी कई दिन तक बिजली नहीं आ रही थी। एक तरफ प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ रिचार्ज खत्म होते ही अचानक पावर कट, जिस वजह से लोगों का पारा चढ़ना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए पुरानी यानी पोस्ट पेड व्यवस्था बहाल करना पड़ गया। सरकार ने फौरी राहत तो दे दी, लेकिन देखते हैं 83 लाख से ज्यादा घरों में लग चुके ये स्मार्ट मीटर बाकी घरों में लगते हैं या नहीं। हाल के सालों में मौसम बिगड़ने से पहले आम लोगों के मोबाइल पर मौसम विभाग अलर्ट संदेश भेजता था ताकि वो खुद को सुरक्षित कर लें, लेकिन जब इस आंधी पानी में पानी की टंकियां ही उड़ने लगे तो फिर क्या किया जाए। मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी पानी की ये टंकी मामूली सी आंधी भी नहीं झेल पाई। ये जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकी है, जिसे ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया। जब तक ये टंकी खड़ी रही होगी, इसका कितना फायदा ग्रामीणों को मिला होगा ये तो नहीं पता, लेकिन अब ये जिस हालत में पहुंच गई है, मौत की टंकी जरूर बन गई। इटावा नगर पंचायत में बनी ये टंकी मामूली हवा और बारिश के थपेड़ों को झेल भी नहीं पाई और पूरी की पूरी टंकी ही लटक गई। सोचिए, तूफान आता तो ये तो पूरी तरीके से नीचे आ गई होती। ग्रामीणों के मुताबिक लोहे के जिन 4 पिलर पर ये खड़ा था वो शुरू से ही कमजोर लग रहे थे, जिनमें से 2 तो टंकी के साथ हवा में भी लटके नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों और इंजीनियर्स को टंकी की कमजोरी और गुणवत्ता नहीं दिखी, क्योंकि उन्हें तो खाना पूर्ति कर अपना कमीशन जो खाना था। अगली खबर राजस्थान के अलवर से, जहां कोर्ट ने आयुर्वेद कंपाउंडर की नियुक्ति का आदेश नहीं मानने पर कलेक्टर कार्यालय और सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर जब यहां टीम पहुंची तब डीएम आर्तिका शुक्ला वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी टीम ने कार्रवाई की। देखिए, कलेक्टर कार्यालय के इस दफ्तर को पहले बंद किया गया, फिर ताले पर टेप लपेटी गई, उसके बाद कमरे को सील किया गया। इस कमरे में एक बड़ी कुर्सी, एक टेबल और 3 साधारण कुर्सियां रखी हुई है। कोर्ट ने सचिवालय परिसर में जिला कलेक्टर के कार्यालय भवन, वहां मौजूद सभी लोहे और लकड़ी के फर्नीचर और कलेक्टर की सरकारी गाड़ी तक को कुर्क करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मौके पर जो हुआ वो इन आदेशों के मुकाबले बहुत सीमित नजर आया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोर्ट के आदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, या सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीजें कुर्क कर दी गई थी? फिलहाल मामला यही नहीं थमा, क्योंकि नजारत विभाग की तरफ से आगे कोर्ट में शिकायत की बात कही गई है। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। अगली खबर पटना से है, जहां अपराधियों ने बिहार पुलिस को सीधी चुनौती दी है। पटना का सबसे सुरक्षित इलाका, जहां आईएएस आईपीएस अधिकारी रहते हैं, वहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर एक दंपति को अपना शिकार बनाया। और अब देखिए, एक बाइक पर पति पत्नी सवार हैं, तभी एक बाइक से 3 लुटेरे आते हैं। 2 ने हेलमेट पहन रखा है, एक गमछा ओढ़े हुए है। 2 लुटेरे बाइक से उतरे, एक बाइक घुमाता है और गमछा ओढ़ा लुटेरा महिला से चेन छीनने की कोशिश करता है। पहले प्रयास में फेल हो जाता है, दोबारा उठता है और चेन छीन लेता है। उसका साथी रिवॉल्वर निकालकर खौफ पैदा करता है। चेन छीनने के बाद लुटेरे आराम से बाइक से फरार हो जाते हैं। शास्त्री नगर इलाके में जहां लूट की वारदात हुई, वहां से चंद कदम की दूरी पर सीएम आवास है। पटना के ज्यादातर आईएएस और आईपीएस इसी इलाके में रहते हैं। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे। उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला चढ़ाइए। सीएम के इस कड़े बयान के बाद भी वारदात का होना ये बताने के लिए काफी है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना यहाँ कितनी बड़ी चुनौती है। प्रदेश के दुर्ग में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए इस मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। दरअसल आरोपियों ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर मकान बना रखा था, जिस वजह से प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर की मदद से पूरे घर को गिरा दिया। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में दहशत मच गई। पूरे घर को चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। वहीं इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल आरोपी किशोर चौहान ने कुछ दिन पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
वही प्रशासन को जब उसके अवैध मकान के बारे में मालूम चला तो पहले घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, न नोटिस का जवाब दिया गया और न ही घर खाली हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन लेते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करती नजर आई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। यहाँ कांग्रेस के एक नेता ने नगर निगम के सफाई कर्मियों के मोहल्ले में सफाई न करने और कूड़ा न उठाने की शिकायत की थी और इसके बाद गुस्साए सफाई कर्मियों ने उसके घर के बाहर कूड़े का अंबार लगा दिया। ये उसी शिकायतकर्ता का घर है और ये देखिए कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कूड़ा गिराया जा रहा है। इन सफाई कर्मियों ने शख्स के घर के बाहर कूड़ा तो गिराया ही, यहाँ हंगामा करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस के पहुँचने पर भी वो शांत नहीं हुए और पुलिस से ही उलझ गए। इस बीच नेता बन रहे इस शख्स ने पुलिस पर ही हाथ छोड़ दिया। फिर क्या था, पुलिस ने भी लाठियां खोल दी, जिसके बाद बाकी सब तो भाग खड़े हुए। नेता बन रहा शख्स हत्थे चढ़ गया। पुलिस के एक्शन के बाद सभी होश में आ गए और वहां से कूड़ा उठा ले गए। पंजाब के अमृतसर में मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरे इलाके में एक बवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दिया। देर शाम हुए इस झगड़े में दोनों ओर से ईंट पत्थर चलते नजर आए और यही नहीं, पहले पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के 40 से 50 लोगों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसके सबूत हैं गलियों में पड़े हुए ईंट पत्थर और टूटे हुए शीशे। यह हिंसक घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग लगातार पथराव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन युवकों का उत्पात सिर्फ गली तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने घरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की। आशंका है कि दूसरे पक्ष ने बाहर से लोगों को बुलवाकर आतंक फैलाया। लड़ाई आपस में सीगी बच्चों दी, दोपहर लड़ाई हुई सीगी तो उधर राजीनामा करवाता सी। ए मुंडिया ने पहल की, 12 बंदा 400-500 मुंडा आया। इस बवाल के बाद जहां इलाके में दहशत का माहौल है, महिलाएं पूरी तरह से घबराई हुई हैं। पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है, जिसमें अब खूनी झड़प हुई है। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से कई जगह नुकसान की खबरें मिली हैं। पीलीभीत से ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज आंधी और भारी बारिश के कारण एक ईंट भट्टे की चिमनी अचानक ढह गई। वीडियो में दिख रहा है कि आंधी और बारिश के चलते पहले चिमनी से कुछ ईंटें गिरती हैं और इसी के बाद चंद सेकंड में ईंट भट्टे की ऊंची चिमनी ताश के पत्तों की तरह भर-भराकर गिर पड़ती है। पीलीभीत में हुए इस हादसे का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में एक ऊंची चिमनी मलबे में तब्दील हो जाती है। बस गनीमत वाली बात ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ कोई भी मजदूर मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ईंट भट्टे की इस चिमनी गिरने से भट्टा मालिक को लाखों का नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि चिमनी के गिरने से भट्टे के बाकी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चिमनी का हाल क्या हो गया है। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा अब नजर आ रहा है।